हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह हूँ, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर। लंबे समय तक इस डिसऑर्डर को हिस्टीरिया के नाम से भी जाना जाता रहा, लेकिन अभी हम इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और रिसेंटली इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई है। अब इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर है क्या? कन्वर्जन डिसऑर्डर में एक इमोशनल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल तनाव कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में। लेकिन सभी तरह की न्यूरोलॉजिकल जांचों में, ब्रेन के सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन में, एक न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किए गए डिटेल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं होती, या ये कह लें कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं पाया जाता। सभी मामलों में तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में इन सभी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का संबंध चिंता, तनाव या जीवन में किसी तरह की परेशानी से होता है। अब ये जो डिसऑर्डर है, मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा बेहतर समझा पाऊंगा। मान लीजिए कि एक 40 वर्षीय पुरुष है जो एक बिजनेस करता है, उसका फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ है, उस पर काफ़ी लोन है, डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। सडनली एक दिन वो अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने या उनको आवाज़ देकर बुलाता है और ये कहता है कि मैं अपनी टांग नहीं उठा पा रहा हूँ, या मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, या मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, मैं कुछ भी हाथ को एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे किसी तरह के कंपन आ रहे हैं, मेरे पूरा शरीर कांप रहा है, या मेरे शरीर में जर्क्स आ रहे हैं। वो जर्क्स हाथों में भी आ सकते हैं, पाँव में भी आ सकते हैं, अपर बॉडी उसमें भी आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे सिम्टम्स हम सभी लोग जानते हैं कि ये स्ट्रोक में होते हैं। फैमिली इसको इमरजेंसी मानती है, तुरंत हॉस्पिटल रश करती है। हॉस्पिटल में एक न्यूरोलॉजिस्ट उनको पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं, सारी जांचें करते हैं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स एक सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। लेकिन सारी जांचों के बाद अल्टीमेटली न्यूरोलॉजिस्ट फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि इनको किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, और ये सारे सिम्टम्स कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ मैच करते हैं, और आपको इसके लिए साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सपोज़ एक यंग लेडी है, मैरिड है, उनका अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन लॉज के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, हर दिन कुछ ना कुछ बहस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही हैं। और एक दिन वो सडनली ऐसा कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं ब्लाइंड हो गई हूँ, या वो ये कहती हैं कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लोग, फैमिली मेम्बर्स उनसे पेपर पर लिख कर बातें करते हैं और फिर वो उसका जवाब देती हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट की आवाज़ ही चली जाए, पेशेंट इशारों से ही बताए कि मैं बोल बिल्कुल नहीं पा रही हूँ, या लिख कर ही बताए कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सकती हूँ। फैमिली मेम्बर्स बहुत इंस्टिगेट करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है बोल नहीं पा रहा है। इमीडिएटली फैमिली मेम्बर्स घबरा जाते हैं सभी लोग और हॉस्पिटल रश करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करता है। अगर ब्लाइंडनेस का केस है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उनको डिटेल में एग्जामिन करता है। अब अगर डेफनेस का केस है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट उनको देखता है। सभी तरह की जांचें होती हैं, लेकिन सभी जांचें बिल्कुल नॉर्मल पाई जाती हैं। और अल्टीमेटली जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करती है कि ये सारे सिम्टम्स किसी भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम या ऑप्थेल्मोलॉजिकल सिम्टम्स या ईएनटी सिम्टम्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, इनको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जो इनकी कंडीशन है इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, और इसके लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि यंग मेल है या यंग फीमेल है, 18 साल के, 20 साल के, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी उनकी अच्छी नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, या वो तैयारी अच्छी तो हो रही है लेकिन फिर भी वो उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, और एक दिन सडनली वो डिनर के टाइम पर या घर पर सबके सामने एकदम से बेहोश हो जाते हैं। और वो बेहोशी जो है वो फैमिली मेम्बर्स उनको उठाने की कोशिश करते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स पानी डालते हैं, लेकिन पेशेंट होश में नहीं आता है। थोड़ी ही देर में फैमिली समझ जाती है कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी है, हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फैमिली तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट उसको कम्प्लीटली एग्जामिन करते हैं और सेम एडवाइस देते हैं कि आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना है। इसी स्थिति में एक और दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है कि सडनली वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एकदम से अपनी फैमिली से कहता है कि मेरी मेमोरी चली गई है। वो इस तरह के क्वेश्चन करता है कि अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है।
फैमिली जो है घबरा जाती है, परेशान होती है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम से मैच करता हुआ है, न्यूरोलॉजिस्ट उसको एग्जामिन करता है। ऑल्दो इस केस में उसको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉपर मेमोरी लॉस के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी डबल श्योर होने के लिए वो उसकी सारी एग्जामिनेशन करता है, सारी जांचें करता है, और उसको ये पता चलता है कि इनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है और ये कन्वर्जेंट डिसऑर्डर है और इसके लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा ये समझा पाया कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर होता क्या है, जिसमें यूजली एक स्ट्रेस प्रेजेंट होता है, एक तनाव प्रेजेंट होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट उसको एक्सक्लूड करते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है और अल्टीमेटली केस साइकेट्रिस्ट को रेफर किया जाता है। अब कन्वर्जेंट डिसऑर्डर की अगर हम डिटेल्ड हिस्ट्री में जाएं तो ये सदियों से डॉक्यूमेंटेड डिसऑर्डर है। 1900 बीसी में एंशिएंट ग्रीक्स को भी इस डायग्नोसिस के बारे में पता था। उस समय इस डिसऑर्डर को वो लोग हिस्टीरिया कहते थे। हिस्टीरिया वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड हिस्टेरा से है। हिस्टेरा का मतलब होता है यूटरस, और ग्रीक्स का, एंशिएंट ग्रीक्स का ऐसा मानना था कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर या उस समय का जो टर्मिनोलॉजी थी हिस्टीरिया केवल महिलाओं में होती है, और वो ऐसा मानते थे कि ये बीमारी यूट्रस या बच्चेदानी के पेट में घूमने से होती है और इसलिए ये बीमारी केवल महिलाओं को अफेक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर जो है वो ये पता चला कि ये बीमारी मेल्स में भी हो सकती है, जो स्पेसिफिकली डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने ये चीज़ इस्टेब्लिश करी थी कि मेल्स में भी काफ़ी कॉमन है। और 1968 में इसकी टर्म को, हिस्टीरिया को बदलकर कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कर दिया, और रिसेंटली 2013 में इसका फर्दर टर्मिनोलॉजी चेंज हुई और उसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर बोला गया। अब इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूँगा कि जब भी सारे एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास आता है, फैमिली का सबसे पहला डाउट यही होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। उनका सबसे पहला क्वेश्चन साइकेट्रिस्ट से ये होता है कि सर कहीं ये पेशेंट मेरा बहाना तो नहीं कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं सर ये सिम्टम खुद डेवलप कर रहा है जिससे इसको किसी तरह का जो बेनिफिट मिल जाए, एग्ज़ाम ना देना पड़े, डेब्ट्स को लेकर जो है वो इनको आराम मिल जाए, जो इनको लोन इतना ज़्यादा, या घर में जो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है कोई इनको ज़्यादा बोले नहीं तो ये बहाना कर कर ऐसे सिम्टम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में पेशेंट किसी भी तरह का बहाना नहीं कर रहा होता है। ये सिम्टम्स उसके अंदर अपने आप जनरेट होते हैं, इनवॉलेंटरीली जनरेट होते हैं, और अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो सबकॉन्शियस माइंड से जनरेट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं में ही होती है, पुरुषों में भी कई बार इसके केसेस देखे जाते हैं, कई बार बच्चों में भी इसके केसेस देखे जाते हैं, और स्पेशली जो बच्चों के केसेस होते हैं वो 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले बच्चों में देखे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर होता कैसे है, ये ओरिजिनेट कैसे होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन में क्लियर था कि एक इमोशनल डिस्ट्रेस, एक तनाव, चिंता कन्वर्ट होती है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फैमिली का अटेंशन और केयर बढ़ जाता है, और इससे पेशेंट के सबकॉन्शियस मन को या उसके ब्रेन को एक तरह का रिलीफ, एक तरह का आराम मिलता है उस केयर और अटेंशन से। तो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रेन का या मन का एक मैल एडेप्टिव तरीका है, एक अनहेल्दी तरीका है स्ट्रेस और चिंता और जीवन की परिस्थितियों से लड़ने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि अभी तक मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, बट ये चीज़ एपिलेप्सी के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, उसको एपिलेप्सी डायग्नोस हुई है, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, प्रॉपर दौरे आते थे, ईईजी की जांच में वो इस्टेब्लिश भी प्रॉपर हुआ। न्यूरोलॉजिस्ट को कई बार पेशेंट्स मिर्गी के दौरे के वीडियो भी दिखाते हैं जिससे वो समझ पाते कि हाँ ये ट्रू सीजर है, और उनकी दवाइयाँ चलती हैं और वो मिर्गी के दौरे कंट्रोल में हो जाते हैं, प्रॉपर बैलेंस, पेशेंट ठीक हो जाता है। दवाइयाँ चलते रहना ज़रूरी होता है, बट इसी दौरान वो पेशेंट किसी और चिंता या तनाव से घिरता है और सडनली उसको एक मिर्गी का दौरा आता है। फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा सा तो समझते हैं कि ये इस बार वाला दौरा
पिछले वाले दौरों से थोड़ा सा अलग है। वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को वो कई बार वीडियो भी दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट उससे भी एक जजमेंट ले सकता है। बट क्योंकि यहाँ एक सीवियर इलनेस के साथ हमको उसको एक्सक्लूड करना है, न्यूरोलॉजिस्ट इस केस में हमेशा वीडियो ईईजी नाम की एक जांच का सहारा लेते हैं, जिसमें ईईजी भी हो रही होती है और साथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। उस दौरान जब पेशेंट को दौरा आता है और अगर ईईजी रिकॉर्डिंग में सीजर एक्टिविटी दिखती है तो इसका मतलब होता है कि वो एक ट्रू सीजर है। और यदि पेशेंट को उस समय दौरा आता है लेकिन ईईजी में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट काफ़ी हद तक श्योर हो जाता है कि ये सूडो सीजर्स हैं या कन्वर्जन डिसऑर्डर वाले सीजर्स हैं। ऐसे केसेस में भी एपिलेप्सी होने के बावजूद भी उन पर्टिकुलर दौरों के लिए न्यूरोलॉजिस्ट उस पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करता है। अब अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम अभी तक आइसोलेटेड कन्वर्जन डिसऑर्डर का डिस्कशन करते रहे, मैंने आपको बताया एपिलेप्सी में भी वो चीज़ होती है, एक ट्रू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हो सकती है। उसी तरह से एक डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी कन्वर्जन सिम्टम्स हो सकते हैं। एक पेशेंट जो ऑलरेडी एंग्जाइटी का पेशेंट है, एक पेशेंट जो ऑलरेडी डिप्रेशन का पेशेंट है, ऑलरेडी चिंता और इतनी उस पर हावी है, कभी कभी उन पेशेंट्स में भी कन्वर्जन सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। बट इन पेशेंट्स में एक एडवांटेज ये होता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही कई बार वो कन्वर्जन सिम्टम्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फाइनली हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर पर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और अगर कोई दूसरी ब्रांच के भी सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं उनको एज ए टीम काम करना पड़ता है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट कंप्लीटली एक्सक्लूड करता है कि ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये न्यूरोलॉजिकली नहीं हैं। उसके बाद ही साइकेट्रिस्ट का रियल रोल आता है कि उसको ट्रू कन्वर्जन डिसऑर्डर की तरह उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं और पेशेंट को केयर और अटेंशन मिलता है, इसको हम सेकेंडरी गेन कहते हैं। पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को नहीं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये सिखाया जाता है कि सेकेंडरी गेन को हमें कट करना है। अब यहाँ मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि वहाँ पेशेंट की फैमिली को ये नहीं बोला जाता कि आप अपनी केयर कम कर दें, है ना। और पेशेंट की फैमिली को केवल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन मिल रहा है पेशेंट को, उसको केवल कट करना पड़ता है। और ये थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर केस में थोड़ा डिफरेंट होता है तरीका किस तरह से सेकेंडरी गेन को कट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन सभी तरीकों के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है कन्वर्जन डिसऑर्डर में ट्रीटमेंट का, वो है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कुछ केसेस में साइको एनालिसिस भी प्रूव हुआ है कि वो भी कन्वर्जन डिसऑर्डर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने इसी पर काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी हुई है। लास्टली इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन कन्वर्जन डिसऑर्डर में मेडिसिन्स का रोल 10 to 25% के आसपास ही हो सकता है। पूरी तरह से मेडिसिन्स जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर में काम नहीं करती हैं। मेडिसिन्स केवल जो कन्वर्जन डिसऑर्डर से डेवलप हुई पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी है, डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको एड्रेस करने के लिए केवल यूज़ होती हैं। तो अगर मैं इसको फाइनली समराइज़ करूं तो कन्वर्जन डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इमोशनल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल तनाव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट को कम्प्लीटली डिटेल में एग्जामिन करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं होता है। अल्टीमेटली वो साइकेट्रिस्ट उसको देखता है। ये केसेस महिलाओं में ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन पुरुषों में भी हो सकते हैं और बच्चों में भी हो सकते हैं। पेशेंट इसमें बहाना नहीं कर रहा होता है, ये सारे सिम्टम्स इनवॉलेंट्री होते हैं, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। और ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी, सेकेंडरी गेन कट करना, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना और कभी कभी थोड़ा सा मेडिसिन का यूज़ होना होता है। थैंक यू।